बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद व सलाम के साथ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टडी करना है दैट इज़ इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी को स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम की बात करेंगे। सपोज वी हैव अ सिस्टम किसको हम लेते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को सपोज कर लेते हैं, हम एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं एक बीकर के अंदर, और केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स के दरमियान में करवाते हैं। सपोज रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, इन दोनों के दरमियान रिएक्शन करवा रहे हैं, और जो रिएक्टेंट्स हैं उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट के एटम्स भी होते हैं और रिएक्टेंट की आयंस भी होते हैं। तो उन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, इनको कलेक्टिवली कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम। पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो उसकी इंटरनल एनर्जी है। सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब वो एनर्जी किसकी होती है? पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, जिन रिएक्टेंट्स को हम रिएक्ट करवा रहे हैं सिस्टम के, जिसको सिस्टम कह रहे हैं। अब एनर्जी जो है वो दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है? ड्यू टू मूवमेंट। एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी ड्यू टू डिस्टेंस और हाइट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों एनर्जीज का sum of kinetic as well as potential energies of the particles contained in the system is called internal energy। या फिर इसकी एक जो मोर स्पेसिफिक और अच्छी डेफिनेशन है वो क्या होगी? यहाँ से स्टार्ट होती है। इस टॉपिक में अगर आप सबसे पहले करें तो डेफिनेशन करेंगे इंटरनल एनर्जी की। यहाँ से स्टार्ट होती है। The total of all possible kinds of energies of the system is called internal energy E, और change in an internal energy of the system delta E is a state function। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम डेफिनेशन की बात कर ली है। डेफिनेशन के बाद अगली हेडिंग आपने देनी है एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर से आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दें, और एक्सप्लेनेशन में आपने एनर्जीज़ का जिक्र करना है कि एनर्जीज़ कौन कौन सी होती हैं और वो एनर्जीज़ किन पार्टिकल्स की होती हैं। तो दो तरह की एनर्जीज़ होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू दी मूवमेंट, और मूवमेंट तीन तरह की होती है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। जैसे यहाँ पर तीनों तरह की मूवमेंट दिखाई गई है। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ हीलियम गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन भी करते हैं, रोटेटरी मोशन भी करते हैं और वाइब्रेट, तीनों तरह की मूवमेंट होती है, क्योंकि वो उनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, फ्री होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हीलियम जो है इसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में। जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो वो उनकी ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। और दूसरे हमारे पास इधर एग्जांपल है अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ये वाइब्रेट कर रहा है, ये भी हाइड्रोजन एटम है और ये भी हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन के एटम्स ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोजन, ये पूरा जो मॉलिक्यूल है ये वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन क्या होती है? एक ही पॉइंट पे टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, वहाँ पर मूवमेंट और नहीं होती, स्ट्रेट लाइन में भी नहीं होती, वो एक जो पॉइंट है उस पॉइंट के ही आगे पीछे मूवमेंट होती है, दैट इज़ वाइब्रेटरी मोशन। और थर्ड टाइप हमारे पास है अ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ BF3। ये रोटेट कर रहा है। रोटेटरी मोशन क्या होती है? एक एक्सिस के अलोंग रोटेट करना। तो यहाँ पर ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है। किसी भी सेंट्रल एक्सिस के अलोंग जो है रोटेट करना, जैसे ये सपोज ये पॉइंट सेंट्रल एक्सिस है और इसके अलोंग कोई भी चीज़ जो है वो रोटेट करती है, दैट इज़ रोटेटरी मोशन।
तो काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट्स ऑफ दी पार्टिकल्स। और पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होगी? डिस्टेंस की वजह से या हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ पर सिस्टम के अंदर हम रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, मालिक्यूल्स और एटम्स की बात कर रहे हैं। तो उन मालिक्यूल्स के दरमियान में, रिएक्टेंट्स के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जितनी भी टाइप्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उनकी वजह से जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? उनके दरमियान बनने वाले बांड्स, जितनी भी टाइप्स के बांड्स हैं, इसके अलावा वांडर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं, उनकी वजह से जो एनर्जी होगी दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों एनर्जीज़ का सम, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या सिंपल वर्ड्स में all possible kind, sum of all possible kinds of energies of the system is called internal energy. नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई, ये किस तरह से निकालते हैं? जब सिस्टम की जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी स्टार्टिंग में, जब उसके ऊपर हमने कोई चीज़ अप्लाई नहीं की हुई थी, कोई एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई नहीं की थी, उसकी इंटरनल एनर्जी इनिशियल जो थी वो E1 थी। जब हमने सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई की जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, तो अब वो चेंज्ड इंटरनल एनर्जी जो है वो E2 होगी। उसको हम फाइनल इंटरनल एनर्जी कहेंगे। फाइनल इंटरनल एनर्जी में से इनिशियल को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई आ जाएगा। तो डेल्टा ई जो है ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी कोई फाइनल और इनिशियल वैल्यूज़ होती हैं और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इसी वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट भी किया जाता है, जबकि एब्सोलूट इंटरनल एनर्जी ई जो है उसको कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है, पॉसिबल नहीं होता। ज़्यादातर चेंज इन इंटरनल एनर्जीज कैलकुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र की। क्वेश्चन ये हम यहाँ पर कर सकते हैं, व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी टू और फ्रॉम अ सिस्टम। एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के कौन से तरीके हैं? तो टू डिफरेंट जो हैं वो वेज़ हैं सिस्टम से एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के। सिस्टम में एनर्जी को ट्रांसफ़र करें या सिस्टम से एनर्जी को ट्रांसफ़र करें, तो दो तरीके हैं। या तो हीट की सूरत में, हीट की फॉर्म में, सिंपली आप कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हीट की फॉर्म में भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है और वर्क की फॉर्म में भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है टू द सिस्टम या फिर फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग। हीट का जो सिंबल होता है Q होता है, उसको हम Q से शो करते हैं। और हीट सिस्टम को अगर हम देते हैं तो सिस्टम की जो कंडीशन है, जो स्टेट है, वो चेंज हो जाती है। या हीट हम सिस्टम को दे सकते हैं, यानी हीट सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। जब हीट सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब होती है तो जो इसका साइन है वो पॉजिटिव होगा। और हीट सिस्टम से इवॉल्व भी हो सकती है। जब वो इवॉल्व होती है सिस्टम से सराउंडिंग में तो उसका साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है टू दी सिस्टम, और यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम दी सिस्टम टू सराउंडिंग। और हीट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो हीट असल में क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है जो फ्लो करती है बाउंड्री को क्रॉस करते हुए सिस्टम और सराउंडिंग्स में वो मूव करती है एनर्जी। और एनर्जी क्यों मूव करती है? जब वहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है। तो सिंपली इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम। बाउंड्री को क्रॉस करके या तो वो सिस्टम के अंदर एंटर हो जाती है या बाउंड्री को क्रॉस करके वो सिस्टम से बाहर मूव कर जाती है सराउंडिंग में। during a change in its state due to the difference in temperature between the system and the surrounding। यानी सिस्टम का जो स्टेट है सिस्टम की वो चेंज हो रही है जब, और चेंज कब आ रहा है? जब उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान हीट ट्रांसफ़र एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और टेम्परेचर चेंज की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको हीट कहते हैं। सिंपली जो कॉन्सेप्ट अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो सिंपल वर्ड्स में जो एनर्जी
टेम्परेचर चेंज की वजह से ट्रांसफ़र होती है सिस्टम के अंदर या फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग, उसको हीट कहते हैं और इसका सिंबल Q है। सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क है। वर्क के थ्रू भी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है सिस्टम को, या सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो सकती है। वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। एफ डॉट एस, एफ फोर्स को रिप्रेजेंट करती है और एस जो है वो डिस्टेंस को। तो वर्क इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। वर्क की फॉर्म में भी एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफ़र हो सकती है। और वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल्स है। SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल्स। और डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट काइंड्स के वर्क होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादातर हम जिस वर्क की बात करते हैं दैट इज़ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जहाँ पर फोर्स है वहाँ पर हम प्रेशर ले लेते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क में, और जहाँ पर डिस्टेंस है वहाँ पर हम चेंज इन वॉल्यूम ले लेते हैं। सपोज सिस्टम के अंदर वॉल्यूम चेंज आया है, पहले जो वॉल्यूम था वो V1 था, जब उसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई की गई तो वॉल्यूम चेंज होकर V2 हो गया। तो अब ये जो चेंज इन वॉल्यूम है उसको हम डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली जो डिस्टेंस था यहाँ पर भी ये डिस्टेंस की फॉर्म में ही है, लेकिन ये डिस्टेंस क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम है इसलिए प्रेशर वॉल्यूम वर्क में हम फोर्स की जगह पर प्रेशर और डिस्टेंस की जगह पर चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V ले लेते हैं। केमिकल रिएक्शन के लिहाज से अगर हम देखें, चेंज इन वॉल्यूम को देखना चाहें, तो सपोज़ ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के दौरान कोई गैस इवॉल्व हुई है। पहले इसका जो वॉल्यूम था वो सपोज़ इतना था, तो गैस इवॉल्व होने से एक्सपेंशन हुई है, जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक्सपेंड हो गया है और एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम चेंज हो गया, V2 हो गया। तो यहाँ पर भी हम डेल्टा V कैलकुलेट कर सकते हैं। V2 में से V1 को माइनस करेंगे और सपोज़ हमारे पास एक सिलेंडर के अंदर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो पहले जो वॉल्यूम था वो V1 था, जब एक्सपेंशन हुई है तो वॉल्यूम जो है वो इधर तक चला गया, V2 हो गया। अब इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो डेल्टा V है, चेंज इन वॉल्यूम है। पहले पिस्टन, हम मूवेबल पिस्टन की बात कर लेते हैं। अगर पिस्टन मूवेबल था, पहले यहाँ पर था, जब वॉल्यूम चेंज हुआ, इंक्रीज़ हुआ, तो पिस्टन मूव कर गया ऊपर की तरफ। अब जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। सराउंडिंग पे जब वर्क होगा तो वो वर्क नेगेटिव होगा, इसलिए उस वर्क के साथ हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, नेगेटिव P डेल V। और अगर वर्क जो है वो ऑन द सिस्टम हो, यानी हम खुद प्रेशर अप्लाई करें इस सिस्टम के ऊपर और प्रेशर अप्लाई करने से पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर जाए, तो अब हम सिस्टम के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि वर्क कर रहे हैं। व्हेन वर्क इज़ ऑन द सिस्टम तो वो वर्क पॉजिटिव होगा। तो इस तरह इन दो कंडीशंस को भी आपने याद रखना है। व्हेन वर्क इज़ बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग तो वो वर्क नेगेटिव होगा। व्हेन वर्क इज़ ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, या हम खुद उसके ऊपर वर्क अप्लाई करते हैं तो वो वर्क पॉजिटिव होगा। और वर्क भी स्टेट फंक्शन नहीं है, जिस तरह हीट जो है वो भी स्टेट फंक्शन नहीं है। हीट सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, हीट एक एक्सटर्नल फैक्टर है, हम एक्सटर्नली हीट अप्लाई करते हैं और ये स्टेट फंक्शन भी नहीं है। इसी तरह वर्क भी एक स्टेट फंक्शन नहीं है, यानी इसकी कोई भी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ नहीं होती हैं। नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की बात करते हैं। व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स? इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इट इज़ चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी चेंज तो हो सकती है, लेकिन ना तो कम्प्लीटली उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है। दैट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर होता है, सेम इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है।
और अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम जो है वो ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकता है ना ही एनर्जी क्रिएट कर सकता है। जब कोई भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज़ सिस्टम। वो सिस्टम जो है वो ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकता है ना ही एनर्जी क्रिएट कर सकता है, बल्कि एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है। सिस्टम अपनी एनर्जी सराउंडिंग को ट्रांसफ़र करेगा या सराउंडिंग से एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है और दो फॉर्म्स में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, हीट और वर्क की फॉर्म में। इसका मतलब है कि हम अगर एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी की बात करें, तो सिंपल हीट जो है उसकी कैलकुलेशन से भी हम कैलकुलेशन ठीक नहीं कर सकते एनर्जी की, और सिर्फ वर्क को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तब भी हमारी जो टोटल एनर्जी है या इंटरनल एनर्जी है उसकी कैलकुलेशंस ठीक नहीं होंगी। बल्कि मुकम्मल कैलकुलेशन के लिए हमें दोनों हीट और वर्क दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा और दोनों का जो सम है उसको कंसीडर करना पड़ेगा टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी। सिंपल टोटल एनर्जी नहीं बल्कि चेंज इन एनर्जी। तो एनर्जी चेंज जो है उसके लिए हमें सम ऑफ हीट एंड वर्क दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। और इस तरह क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। इट इज़ मस्ट के सिस्टम और सराउंडिंग की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट किस तरह से रहेगी? सपोज सिस्टम की एनर्जी थी 10 जूल्स और सराउंडिंग की एनर्जी थी 10 जूल्स। अब सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली सराउंडिंग से, सपोज उसने 5 जूल जो एनर्जी है वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर ली है। पहले दोनों की एनर्जीज जो थी वो 10 जूल्स, सराउंडिंग की एनर्जी भी और सिस्टम की भी। अब सिस्टम ने 5 जूल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली है सराउंडिंग से। सिस्टम की एनर्जी हो गई है 5 जूल और सराउंडिंग की एनर्जी रह गई है 5 जूल। सिस्टम की एनर्जी 15 जूल और सराउंडिंग की एनर्जी 5 जूल। अब टोटल एनर्जीज जो है वो आप कैलकुलेट करें। पहले टोटल एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग की 20 जूल्स थी। अब अगर आप काउंट करें तो अब भी टोटल एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग की 20 जूल्स है। टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सिस्टम और सराउंडिंग की इसमें चेंज नहीं आ रहा। दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसके अकॉर्डिंग एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है या सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन ना तो कम्प्लीटली वो डिस्ट्रॉय हो रही है ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है। 20 से 25 नहीं हो सकती यहाँ पर, या 30 नहीं हो सकती है। Now to understand this concept, let's consider a cylinder that contains gas. Gas is enclosed in this cylinder और इसका वॉल्यूम यहाँ तक जो है वो V1 है और सिलेंडर हैज़ अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन या मूवेबल पिस्टन। ये जो इसका लिड है ये मूव कर सकता है। यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये इनिशियल स्टेट के अंदर है और इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है। अब इस सिस्टम के ऊपर हम हीट अप्लाई करें, इस सिस्टम को हीट दें। हीट देने से ये जो सिस्टम है इसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। हीट देने से इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अब इसका वॉल्यूम V2 हो गया है, वॉल्यूम V2 हो गया है और इसकी जो स्टेट है इसकी ये वाली फाइनल स्टेट है। चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। चेंज इन वॉल्यूम कौन सा है? इधर से इधर तक जो चेंज ये वाला है ये डेल्टा V है, चेंज इन वॉल्यूम है। चेंज इन वॉल्यूम किस तरह से हम निकाल सकते हैं? V2 में से V1 को माइनस कर दें, चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। अब इस सिस्टम के ऊपर हमने एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई की है, प्रोसेस किया है, परफॉर्म किया है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से सिस्टम की कंडीशन चेंज हो गई है। तो उसकी एनर्जी में भी चेंज आया है। चेंज इन एनर्जी जो है वो दो फॉर्म्स पे डिपेंड करेगा। एक जो हमने हीट उसको दी है और दूसरा जब सिलेंडर का जो पिस्टन है वो मूव कर गया है। जब सिलेंडर का पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया तो उसने सराउंडिंग पे वर्क किया है। अब ये जो वर्क है ये भी इसके अंदर हम काउंट करेंगे। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, पहले सिस्टम की एनर्जी E1 थी,
जब उसको हीट अप्लाई की तो इसकी इंटरनल एनर्जी E2 हो गई। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई किस तरह कैलकुलेट करेंगे, E2 माइनस E1 से, जो असल में किसके इक्वल है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जितनी हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं और उस हीट का कुछ पार्ट जो है वो वर्क में चेंज हो गया है। कौन सा वर्क, पिस्टन जब ऊपर की तरफ मूव किया तो असल में उसने सराउंडिंग पे वर्क किया है, तो इस तरह कुछ एनर्जी जो है वो उधर ट्रांसफ़र हो गई है, कुछ एनर्जी जो है वो हीट जो हमने अप्लाई की है वो सिस्टम ने एब्जॉर्ब की और उसका कुछ पार्ट जो है वो वर्क में चेंज हो गया है। तो इन दोनों का सम हम लेंगे तब हमारे पास काउंटिंग जो है कैलकुलेशन ठीक आएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। तो इस तरह अगर हम डेल्टा ई कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस केस में वो सम ऑफ हीट और वर्क के इक्वल होगा। और एक और चीज़ जो यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो वर्क है वो नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया है, यानी सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया है। व्हेन वर्क इज़ बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, व्हेन वर्क इज़ बाय द सिस्टम, तो वो वर्क नेगेटिव होगा। तो इस तरह हम यहाँ पर नेगेटिव वर्क अगर लिखें और वर्क की वैल्यू पुट करें, वर्क की क्या वैल्यू होती है, पी डेल्टा वी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क की वैल्यू पी डेल्टा वी। और अगर वर्क नेगेटिव होगा तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो Q माइनस पी डेल्टा वी इस केस में इंटरनल चेंज इन एनर्जी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, Q माइनस पी डेल्टा वी के। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जब हमने परफॉर्म किया तो हमने जो पिस्टन है वो मूवेबल लिया है और उस केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई है वो हमारे पास Q प्लस W, Q हीट और W जो है वो वर्क के इक्वल आ जाता है। मज़ीद अगर हम वर्क की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है डेल्टा ई इज़ इक्वल टू Q माइनस पी डेल्टा वी, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब अगर हम इस पिस्टन को फिक्स कर दें, पिस्टन मूवेबल ना हो, जब पिस्टन फिक्स है और अब अगर हम हीट अप्लाई करते हैं तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकेगा। जब पिस्टन मूव नहीं कर सकेगा तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम डेल्टा वी, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है तो डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो पी जो है ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह ये सारी जो वैल्यू है ये ज़ीरो हो जाएगी। डेल्टा ई किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल क्यू के इक्वल हो जाएगा और इसको क्यू वी से हम डिनोट करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर है। जब चेंज वॉल्यूम में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट है। व्हेन वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट देन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल होगा, तो इस हीट के इक्वल होगा जो सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है। तो दो तरह की हमारे पास इक्वेशंस आई हैं। एक हमने इक्वेशन नंबर 2 जो निकाली है वो कब है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, जब पिस्टन मूवेबल है। जब पिस्टन मूव करेगा तो एनर्जी जो है वो हीट पे भी डिपेंड कर रही है और वर्क बाय द सिस्टम है, इसलिए वो नेगेटिव हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमने पुट की, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। और सेकंड कंडीशन हमारे पास है जब हमने पिस्टन को फिक्स कर दिया। जब पिस्टन फिक्स कर दिया तो हीट देने से सिस्टम ने सारी हीट एब्जॉर्ब तो कर ली है लेकिन अब सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर सकेगा और चेंज इन वॉल्यूम जो है वो नहीं हो सकेगा। जब चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा तो अब हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा ई इज़ इक्वल टू क्यू वी, यानी सिंपली जो हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर ली है वही सिस्टम की एनर्जी में चेंज आया है, वर्क यहाँ पर हम नहीं लेंगे। दो इक्वेशंस हमने यहाँ पर ये स्टडी कर ली हैं।